आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे के क्लास में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और मराठा साम्राज्य के बारे में हम लोग 2 लेक्चर ले चुके हैं। उसी क्रम में आज ये तीसरा लेक्चर है और ये मराठा साम्राज्य का लास्ट लेक्चर है। मराठा और आंग्ल अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ, 3 युद्ध हुए कुल, और इन युद्धों की पृष्ठभूमि क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ कि मराठा और आंग्ल जो युद्ध हुए 3, इसका मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण यही था कि मराठों का आपसी झगड़ा, आपस में ही सब उलझे हुए थे और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। और अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा तो थी कि पूरे भारत पे अपना साम्राज्य कायम किया जाए। तो अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा और मराठों का आपसी झगड़ा से ये 3 युद्ध होते हैं। कहीं न कहीं मराठों के आपसी झगड़े का फ़ायदा अंग्रेज़ उठाते हैं और धीरे धीरे अंग्रेज़ी शासन मराठा साम्राज्य को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। ठीक, तो इसी क्रम में 3 युद्ध होते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले पहला युद्ध समझते हैं, आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध, जो कि कब से कब है, 1775 से 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। तो इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी, बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये युद्ध का एक तैयार होगा कि हाँ युद्ध होगा, कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो उसमें एक पेशवा थे बालाजी बाजीराव। एक पेशवा थे बालाजी बाजीराव। इन्हीं के समय 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ठीक, और इस युद्ध में मराठों की बहुत ही बुरी पराजय हुई, बहुत ही बुरी पराजय हुई। और इस पराजय का लगभग कहिए कि इस पराजय में लगभग हर घर से मराठे मारे गए थे और जो अच्छे सरदार थे, मराठे सरदार थे, वो भी मारे गए। यानी कि मराठों की बहुत बड़ी क्षत भी हुई और बुरी पराजय हुई। कहीं कहीं यही सेटबैक किसको लग गया, बालाजी बाजीराव को लग गया। अब इस सेटबैक के कारण बालाजी बाजीराव की पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद इन्हीं सेटबैक में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, बालाजी बाजीराव के बाद अगला पेशवा आता है, उसका क्या नाम रहता है, माधवराव। अब माधवराव धीरे धीरे अगले 10 सालों में माधवराव फिर से मराठा शक्ति का डेवलप करता है, फिर से मराठों में शक्ति डेवलप करता है, फिर से धीरे धीरे संगठित करता है। लेकिन बीच में अचानक माधवराव की भी असामयिक मृत्यु हो जाती है। अब जब असामयिक मृत्यु हो जाती है तो माधवराव की मृत्यु पानीपत के तृतीय युद्ध से भी ज़्यादा मराठों के लिए सेटबैक थी। ठीक, तो माधवराव की मृत्यु के बाद फिर कौन पेशवा बनता है, नारायण राव। कौन, नारायण राव। नारायण राव बन गया पेशवा माधवराव के बाद। ठीक, अब नारायण राव पेशवा बन गया तो नारायण राव के एक चाचा रहते हैं, नारायण राव के एक चाचा रहते हैं रघुनाथ राव। रघुनाथ राव की भी प्रबल इच्छा थी कि मैं भी पेशवा बनूं। तो ये सोचता है कि भाई अब मुझे भी, रघुनाथ राव को भी पेशवा बनना है। रघुनाथ राव उर्फ राघोवा भी कहते थे इसको। तो ये क्या करता है रघुनाथ राव, षड्यंत्र रच के किसकी हत्या करवा देता, अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर देता है। अब नारायण राव की हत्या हो जाती है। अब नारायण राव की हत्या के बाद जो रघुनाथ राव रहता है अपने आप को पेशवा डिक्लेयर करता है कि मैं पेशवा हूँ। लेकिन ये बात जो और मराठा सरदार रहते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि तुम पेशवा नहीं हो, यानी इनको पेशवा बनने नहीं देते हैं। इनके पेशवा बनने पे पानी फेर देते हैं। अब ये बेचारा घबरा गया रघुनाथ राव
कि अब रघुनाथ राव घबरा गया कि अब क्या किया जाए। तो ये रघुनाथ राव भाग के जाता है अंग्रेजों के पास, और भाग के अंग्रेजों के पास जाता है। और वहीं पे अब अंग्रेजों में भी कहाँ जाता है, बम्बई प्रेसिडेंसी के पास जाता है। उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, तो उसमें भी बम्बई प्रेसिडेंसी के पास जाता है। और बम्बई प्रेसिडेंसी के पास जाकर सूरत की एक संधि करता है अंग्रेजों से। उस सूरत की संधि में अब जाहिर सी बात है कि ये पेशवा बनना चाह रहा है, तो अंग्रेज कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारी सैनिक देकर मदद करेंगे, तुम भी कुछ। तो ये भी कहता है कि मैं बन जाऊंगा तो ये चीज़ फला फला चीज़ रियायत मैं आपको दूंगा। तमाम रियायतें की बात करता है, संधि हो जाती है सूरत की संधि। ठीक है, अब देखिए यहीं से सूरत की संधि के बाद यहीं से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782। कारण मराठों का आपसी झगड़ा और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। तो आपसी झगड़ा तो मैंने बता दिया कि रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या करके पेशवा बनना चाहता है, लेकिन अन्य सरदार जो है मराठा सरदार रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनना देना चाहते हैं। इस कारण से रघुनाथ राव भाग के अंग्रेजों के पास जाता है और वहाँ सूरत की संधि कर लेता है। तो उस समय जो है भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, ये मैंने बनाया है। भारत में कुल 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। तो जो रघुनाथ राव रहता है वो भाग के बम्बई प्रेसिडेंसी के पास जाता है और यहीं पे सूरत की संधि करता है। और संधि में मैंने बताया ही कि इसको पेशवा बनना है रघुनाथ राव को। और अच्छा, अंग्रेजों को देखो कि अंग्रेजों की क्या स्थिति थी। एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी में यहाँ पे अंग्रेज क्या है, प्लासी का युद्ध जीत चुके हैं, बक्सर जीत चुके हैं। धीरे धीरे यहाँ पे अंग्रेज क्या हो गए, पूरी तरह से इनका यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी पे आंग्ल नियंत्रण या अंग्रेजों का नियंत्रण पूरा अच्छी तरह से कायम हो गया बंगाल प्रेसिडेंसी, माने ये भी झंडा गाड़ रहा है। इसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में देखिए, कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों को भी निपटा देते हैं अंग्रेज। तो यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी भी झंडा गाड़ रहा है, यहाँ भी आंग्ल नियंत्रण, यहाँ भी आंग्ल नियंत्रण। लेकिन बम्बई प्रेसिडेंसी जो है ये थोड़ा सा झंडा नहीं गाड़ पा रहा था। इसका कारण था कि यहीं पे थे मराठे, अब मराठे थे मजबूत, इस कारण से बम्बई प्रेसिडेंसी झंडा नहीं गाड़ पा रहा था। तो अब ये मैटर हुआ कि अब अंग्रेज खोज रहे थे, बम्बई प्रेसिडेंसी वाले मौका ढूंढ रहे थे, कोई तो आए मुझसे रिक्वेस्ट करे, कुछ तो करे। उसी में मराठों के आपसी झगड़े ने जो रघुनाथ राव था वही मौका दे देता है। रघुनाथ राव पहुंच जाता है बम्बई प्रेसिडेंसी के पास। ये तो सब मौका का इंतजार कर रहे थे कि भाई 2 तो हो ही गया है, मैं भी, ये बेचारा कमज़ोर था बम्बई प्रेसिडेंसी। और इसके कमज़ोर का कारण मराठा थे, क्योंकि यहीं बगल में मराठा थे, अब मराठा मजबूत थे। तो ये मौका ढूंढ रहे थे बम्बई प्रेसिडेंसी वाले। अब मौका किसने दिया, रघुनाथ राव ने मौका दे दिया, गया सूरत की संधि कर लिया। और सूरत की संधि जब कर लिया तो जाहिर सी बात है कि अन्य मराठा सरदार इस संधि को मानने से इनकार कर दिए। तो जब मानने से इनकार कर दिए तो फिर क्या मामला बढ़ा, फिर जब मानने से इनकार कर दिए तो अन्य मराठा सरदार और रघुनाथ राव प्लस ब्रिटेन की सेना दोनों आमने सामने आ गए युद्ध के लिए। ठीक, आमने सामने आ गए, युद्ध शुरू भी हो गया, चलने लगा युद्ध। लेकिन इसी बीच में जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी एक पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट, उस रेगुलेटिंग एक्ट में ये था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ये बंगाल प्रेसिडेंसी इन तीनों प्रेसिडेंसियों का, जो 2 प्रेसिडेंसी और थी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों की सुपरवाइजरी पावर दी गई थी। किसको, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल प्रेसिडेंसी को अदर प्रेसिडेंसियों की सुपरवाइजरी की पावर दी गई थी, शक्ति दी गई थी कि भाई अगर तुमको युद्ध करना हो, संधि करनी हो, कुछ भी करना हो तो एक बार मुझसे जो है दिशा निर्देश ले लो,
तो जब अब ये बम्बई प्रेसिडेंसी और जब ये रघुनाथ राव ये मिल के मराठा सरदारों से आमने सामने युद्ध शुरू हो जाता है, तो अब अच्छा जो संधि ये हुई थी, सूरत की जो संधि हुई थी, उस पत्र को दिया जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी के पास भेजा जाता है, सूरत की संधि का पत्र। तो जब सूरत की संधि का पत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के पास जाता है तो बंगाल प्रेसिडेंसी वाले यही कहते हैं कि तुम बिना पूछे समझे संधि कर ले रहे हो, युद्ध कर ले रहे हो। तो बंगाल प्रेसिडेंसी मना कर देती है संधि पे हस्ताक्षर करने, सूरत की संधि पे हस्ताक्षर करने से मना कर देती है। ठीक, और फिर बंगाल प्रेसिडेंसी कहती है कि ऐसा है कि सूरत की संधि को रद्द करो और दोनों सेनाओं को, जो रघुनाथ राव और अंग्रेज तथा मराठा सरदारों की सेना, दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि युद्ध ख़त्म करो और सुलह समझौते की बात करो। तो फिर दोनों तरफ से बोला जाता है। तो अंग्रेज तो इनको बम्बई प्रेसिडेंसी और रघुनाथ राव उनको मना लेते हैं ये लोग युद्ध से, लेकिन अब मराठे सामने मराठे थे तो वो कैसे। तो फिर ये जाके बंगाल प्रेसिडेंसी वाले ये जाके एक मराठा सरदारों से एक पुरंदर की संधि करते हैं, एक पुरंदर की संधि करते हैं 1776 में। किसके किसके बीच, मराठा सरदारों के बीच और कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच एक पुरंदर की संधि होती है 1776 में। अब 1776 में जो पुरंदर की संधि होती है ना, उसमें यही होता है कि ठीक है युद्ध नहीं होगा, युद्ध विराम करिए, हट जाइए आपस में अलग अलग लोग, लेकिन और मराठों को ज़्यादातर जो नियंत्रण मराठों के क्षेत्रों पर अंग्रेज द्वारा किया तो उस क्षेत्रों को भी मराठों को दे दिया जाता है कि भाई आप ले लीजिए। और पुरंदर की संधि मतलब एक तरह से शांति समझौता हो जाता है, ठीक है, शांति समझौता हो जाता है। लेकिन अब मैटर आगे फिर बढ़ता है, क्यों? तो जब शांति समझौता हो जाता है तो ये बात जो है, जो बम्बई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी की जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि बिना माने ये लोग संधि कर लिए, ये सब कह रहे थे कि मेरा दिशा निर्देश नहीं लिए, ये मैटर पहुंचता है ब्रिटेन। जब ब्रिटेन पहुंचता है तो ब्रिटेन वाले किसका सपोर्ट कर देते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी का सपोर्ट कर देते हैं। अब बम्बई प्रेसिडेंसी वाला और उत्साहित हो जाता है कि अब तो भैया मुझे ब्रिटेन से मिल गई है शक्ति, ब्रिटेन ने भी मुझे कह दिया कि ब्रिटेन की महारानी ने कह दिया है, जो भी उस समय था उसने बोल दिया कि नहीं मैं तुम्हारा साथ। तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी वाले क्या करते हैं, आ जाते हैं मैदान में, मराठों से फिर युद्ध करते हैं। वो युद्ध क्या कौन सा होता है, तालेगांव का युद्ध। और इस तालेगांव के युद्ध में अंग्रेजों की बुरी पराजय होती है और इस बुरी पराजय के कारण अंग्रेजों को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, जो कि बड़गांव की संधि 1779 में। एक अपमानजनक संधि अंग्रेजों को करनी पड़ती है मराठों से। तालेगांव के युद्ध के बाद बड़गांव की संधि एक अपमानजनक संधि थी, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। ठीक, अब इसके बाद हेस्टिंग का दिमाग खराब हो जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी वाले का। वो कहता है अच्छा रुको बताता हूँ तुमको। तो हेस्टिंग क्या करता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी सबका मिल के फिर इसके बाद युद्ध करता है। और युद्ध करने के बाद सालवाई की संधि से फिर लास्ट में मराठे जो है पराजित होते हैं। सालवाई की संधि पे ही मामला क्लोज कर दिया। तो एक तरह से ये शांति की संधि हो गई, सालवाई की संधि। और इस संधि की मध्यस्थता किसने की थी, सिंधिया ने की थी। सिंधिया में भी महादजी सिंधिया ने इस संधि की मध्यस्थता की और इस संधि से महादजी सिंधिया को खूब फायदा हुआ। ठीक, तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी वाला था ये मिलकर मराठों को पराजित करता है और सालवाई की संधि करवाता है 1782 में। और इस संधि की मध्यस्थता सिंधिया करते हैं। हालांकि सिंधिया को पराजित करते हुए ये सब आगे बढ़ते हैं, वो सब कहानी में नहीं जाना है क्योंकि बहुत क्वेश्चन उससे आते नहीं हैं। ठीक है, आपटन, कर्नल आपटन, ये तमाम चीज़ें रहते कैसे कैसे सिंधिया को पराजित करके आगे बढ़ते हैं, उसके चक्कर मत पड़िएगा, कहानी मत सुनिए, मेन पॉइंट ध्यान दीजिए कि संधि कौन सी हुई, कब हुई। तो सिंधिया ने मध्यस्थता किया और खूब फायदा हुआ सालवाई की सन 1782 में। अब इससे
संधि के बाद एक तरह से ये शांति संधि हो गई कि मराठों में और अंग्रेजों में कि हाँ भाई अब तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ठीक, ये हो जाता है, दोनों लोग मान जाते हैं। तो अगले 20 सालों के लिए मतलब 1782 सालवाई की संधि के बाद अगले 20 सालों के लिए युद्ध विराम हो जाता है, एक तरह से शांति हो जाती है, न अंग्रेज न मराठे। 1782 की सालवाई की संधि के बाद अंग्रेज और मराठे 20 वर्षों के लिए शांत हो जाते हैं या 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम हो जाता है, ठीक। अब युद्ध विराम जब हो जाता है तो फिर इसके बाद एक मराठा सरदार, अब देखिए यहाँ पे, अब अच्छा इसको पहले समझ लीजिए याद कैसे करना है। ये मैंने बता दिया कि कारण क्या है मराठों का आपसी झगड़ा, वही रघुनाथ राव जो जाके अंग्रेजों से संधि करते हैं। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी, बंगाल पे झंडा गाड़ी दिए थे, मद्रास पे झंडा गाड़ी दिए थे, बम्बई बचा था, मराठों के नाते बना बम्बई बच गया था। तो इन लोगों की महत्वाकांक्षा थी कि बम्बई भी किया जाए, तो मौका दे दिए ये लोग, ठीक। तो सूरत की संधि होती है रघुनाथ राव बम्बई प्रेसिडेंसी में, फिर आगे चल के पुरंदर की संधि होती है 1776 में मराठा और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बीच में, फिर आगे तालेगांव का युद्ध बड़गांव की संधि जो कि अपमानजनक संधि थी अंग्रेजों के लिए, फिर आगे सालवाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है। तो कुल 4 संधियाँ होती हैं 1775 से 1782 में। 1775 के सूरत की संधि से ये युद्ध स्टार्ट होता है और 1782 के सालवाई की संधि से युद्ध समाप्त होता है अगले 20 वर्षों के लिए। ये 20 वर्ष बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि 1782 में 20 जो जोड़ेंगे तो फिर अगला युद्ध की डेट आपको मिल जाएगी, अगली संधि की डेट मिल जाएगी। तो वैसे आपको दिमाग में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का डेट भी आपके दिमाग में रहेगी, इसलिए बार बार मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम। अच्छा, कुल 4 संधियाँ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, कैसे इनको याद करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है संधियों का क्रम, ट्रिक। एक मैंने ट्रिक बनाया है। क्या है ट्रिक? हालांकि मैं ट्रिक पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन जो चीज़ें एकदम फैक्चुअल है, याद करने का वो सिस्टम उसका बन नहीं पा रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक चाहिए। तो मैंने बनाया है, सूरपुर एक बड़ा गांव है जहाँ सालवाई की संधि हुई। सूर से सूरत की संधि, पुर से पुरंदर की संधि, बड़ा गांव से बड़गांव की संधि, सालवाई की संधि। तो ऐसे आपको याद रहेगा। दिमाग में क्या आपको रखना है? सूरपुर एक बड़ा गांव है जहाँ सालवाई की संधि हुई। तो ऐसे आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो 4 संधियाँ हैं वो आपके दिमाग में रहेंगी, ठीक। अब देखिए पहला आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, इसको आप ऐसे ही दिमाग में रखेंगे। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चलता है। कैसे? इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आप ऐसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात हम लोग करते हैं, जो कि 1803 से 1805 तक चलता है, ठीक है। 1803 से 1805 तक। तो इसमें क्या होता है कि चूंकि 1782 में चौथी संधि होती है यहाँ पे, कौन सी? सालवाई की संधि। तो इसके 20 सालों के बाद इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1802। इसके 20 सालों के बाद 1802 में एक संधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं बसीन की संधि। क्या कहते हैं? बसीन की संधि। तो ऐसे दिमाग में आपको याद रहेगा कि 1782 में 20 जोड़ देंगे तो इसी बसीन की संधि के कारण ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। बसीन की संधि क्या है? जैसे सूरत की संधि, वही मान लीजिए, क्योंकि बसीन की संधि में भी मैं एक मराठा भाग के गया था, अंग्रेजों से संधि किया था, तो वही बसीन की संधि है। सूरत की संधि में भी एक मराठा भाग के गया था, पेशवा भाग के गया था, मराठा भाग के गया था। तो जो भाग अभी भी मराठे नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग एक होकर लड़ा जाए, ये आपस में ही अभी भी उलझ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। और कहीं न कहीं उसका फ़ायदा देखो अंग्रेज़ों को मिल रहा है। यहाँ भी निपटाए ही है सालवाई की संधि करवा के। अभी देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ भी मैंने लिखा है कारण
कि मराठों का आपसी झगड़ा और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। इस समय बेलजली आ जाता है, बेलजली की महत्वाकांक्षा चरम पे ही थी, तो बेलजली आ जाता है। अब देखिए यहाँ भी मराठों का आपसी झगड़ा, तो क्या मराठों का आपसी झगड़ा है? उस समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो पेशवा रहते हैं उनका नाम रहता है बाजीराव द्वितीय। ठीक, ये बड़ा निकृष्ट टाइप का बाजीराव द्वितीय था, बहुत निकृष्ट। ये क्या करता था बाजीराव द्वितीय कि निकृष्ट था, तो ये जो है निकृष्ट था, पेशवा था, तो ये जो है पूरे मराठा साम्राज्य को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक तरह से कहो तो ये अलग ही मराठा सरदार हो गए, पेशवा नाम के थे, मराठा सरदार हो गए। तो सब मराठा सरदार अपना अपना अलग अलग लगभग अपना नियंत्रण स्थापित किए थे, सभी अपना अलग अलग। कोई पेशवा ये बहुत अच्छे पेशवा ये नहीं थे बाजीराव द्वितीय की, जो कि सबको कंट्रोल करें। निकृष्ट टाइप का आदमी था, बल्कि आग लगाता था एक दूसरे में। क्या किया ये बाजीराव द्वितीय कि होलकर और पेशवा क्या किया बाजीराव द्वितीय कि सिंधिया से जाके मिलकर होलकर से युद्ध कर लिया। ये युद्ध क्यों किया? क्योंकि ये बाजीराव द्वितीय होलकर में और सिंधिया में आग लगाता रहता था। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ कि ये सिंधिया और ये पेशवा मिलकर, बाजीराव द्वितीय मिलकर होलकर के भाई की हत्या कर देते हैं। अब होलकर भाई जान ही रहे हैं, होलकर भी कौन था? ये भी मराठा था। अब होलकर का पारा एकदम हाई, भाई की हत्या। तो क्या होता है, हद पसर का युद्ध हो जाता है भाई का बदला लेने के लिए होलकर में और इस बाजीराव द्वितीय या पेशवा जिसको कहते हैं और सिंधिया में। तो पेशवा और सिंधिया ये दोनों की सम्मिलित सेना के खिलाफ होलकर युद्ध करता है। इन दोनों की सम्मिलित सेना को होलकर पराजित कर देता है। अब होलकर तो भाई, होलकर ने पेशवा और सिंधिया को, मैंने बाजीराव द्वितीय को पराजित कर दिया। पेशवा उस समय बाजीराव द्वितीय थे, अब इनको पराजित कर दिया। अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, करें क्या हम बाजीराव? तो वही करेंगे, भाग के जाएंगे अंग्रेजों के पास। तो भाग के गए और बसीन की संधि की 31 दिसंबर 1802 को। तो बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय 31 दिसंबर 1802 को जाके अंग्रेजों से बसीन की संधि कर लेते हैं। और वही बसीन की संधि में वही हो गया कि अच्छा, ये बाजीराव द्वितीय मैंने कहा ना निकृष्ट था, तो ये क्या किया कि ये संधि ऐसी थी कि यह एक सहायक संधि थी। सहायक संधि का मतलब होता है कि अब आप मेरे आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में दोनों में आप हस्तक्षेप करेंगे, सुरक्षा के मामले में। तो बाजीराव द्वितीय ने एक ऐसी सहायक संधि कर ली जो कि बसीन की संधि थी। इससे जो है पूरी पावर एक तरह से कहीं अंग्रेजों के पास चली गई, ये नाम मात्र के रह गए बाजीराव द्वितीय। क्योंकि अब आंतरिक मामला, बाह्य मामला की सुरक्षा जो भी हो सारे अंग्रेज देखेंगे, तो फिर ये क्या करेंगे? अच्छा, इस बात से और अंग्रेजी और जो मराठी सरदार थे बड़े नाराज हुए, बहुत नाराज हुए। इनको पेशवा वशवा मानने उन्हें सब इनकार कर दिए, सब अलग। तो क्या होता है कि जब ये संधि हो जाती है तो इसके बाद फिर एक एक करके अंग्रेज क्या करते हैं, एक एक करके सभी मराठा सरदारों को धीरे धीरे पराजित करते हैं, सबसे एक एक संधि करते हैं। तो आगे देवगांव की संधि होती है मराठा साथ, जिसमें भोसले पराजित होते हैं 1803 में। फिर सुरजी अर्जन की संधि होती है, जिसमें सिंधिया, इनकी भी 1803 में संधि हो जाती है। फिर होलकर, अब होलकर देखते हैं कि ये 1803 में ये लोग संधि कर लिए हैं, अंग्रेज एकदम लपेटते हुए सबको आ रहे हैं। तो होलकर क्या करता है कि युद्ध कर देता है। तो 1805 में होलकर को भी राजपुर घाट की संधि करनी पड़ती है। हालांकि होलकर जो है भागता है, इसको एक कर्नल इसको खोज रहा था, सेनापति, अंग्रेजी सेनापति होलकर को खोज रहा था। होलकर भाग के जाता है तो रणजीत सिंह के से मुलाकात होती है और रणजीत सिंह और अंग्रेजों में वहीं पर क्या होता है, इनकाउंटर होता है अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच। होलकर जाके शरण मांगता है रणजीत सिंह से। तो राजपुर घाट की संधि भी होलकर को करना पड़ता है 1805 में। अब देखिए ना कि ये जो अंग्रेज हैं किसका फ़ायदा उठा रहे हैं? मराठों के आपसी झगड़े क्या है? होलकर, पेशवा, सिंधिया, सब तो मराठे हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। हद पसर के युद्ध में होलकर ने इन सबको लखेत दिया
उसका कारण था कि होलकर के भाई को ही दोनों ने मिलकर मार डाला। फिर जब बाजीराव दुर्ती निकृष्ट था, ये भाग के वहाँ गया, संधि कर लिया अंग्रेजों से, बसीन की संधि, जो कि सहायक संधि थी, मानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामले में जो है कौन हस्तक्षेप करेगा, अब अंग्रेज करेंगे। इस बात को और मराठा सरदार पचा नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिस कारण से एक एक करके सबसे युद्ध होता है और सबको मजबूर होकर संधि करनी पड़ती है अंग्रेजों से। देवगांव की संधि भोसले करते हैं 1803 में, और सूर्य अर्जन 1803 में, राजपुर घाट 1805 में। ये होलकर बेचारे को तो पीछा कर रहा था एक सेनापति, ये भाग के रणजीत सिंह के पास जाता है। तो इस तरह से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का भी कारण सेम है, यही है। अच्छा, अभी भी मराठे समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोगों के हारने का मुख्य कारण हम लोग का आपसी झगड़ा, आपस में जो कोई पेशवा बनना चाह रहा है, कोई कुछ, इस चक्कर में अंग्रेज जो धीरे धीरे हावी। अच्छा, जो ये 20 वर्ष का समय मिला था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, इन 20 वर्षों में भी मराठे बेचारे आपसी झगड़े में ही उलझे थे। देख नहीं रहे, अभी भी देखिए, अभी यहाँ भी उलझे हैं। लेकिन इन 20 वर्षों में अंग्रेज कहीं न कहीं अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे थे, तो उसका भी एक आगे युद्धों पे प्रभाव पड़ेगा कि अंग्रेज और मजबूत हो गए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा युद्ध। अच्छा, अब दूसरे युद्ध में भी देखिए कितनी संधि हुई है, बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सूर्य अर्जन की संधि, रामपुर घाट की संधि, इसमें भी 4 संधियाँ हुई हैं। कैसे इसको याद करेंगे, इसका भी मैंने ट्रिक बता दिया है, बदसूरा। अब बदसूरा माने बदसूरत। आपके भी कोई दोस्त होंगे जो बदसूरत होंगे, आप गाली वाली देते होंगे, ठीक। तो बदसूरत से आप याद करिएगा, ब से बसीन की संधि, द से देवगांव की संधि, सू से सुरजी की संधि, राज से राजपुर घाट की संधि। तो ऐसे आपको ट्रिक से याद रहेगा। बदसूरा माने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जितनी भी संधियाँ हुई उसका नाम है बदसूरा, बस। अच्छा, ये जो संधियाँ हुई चारों, इन संधियों में कौन कौन अंग्रेजों से संधि किया? जैसे बदसूरा में बसीन की संधि में कौन था? पेशवा था कि बेशवा में कौन थे? घोसले थे, क्या थे? सिंधिया थे, होलकर थे, कौन था? तो उसके लिए भी मैंने बनाया कि अंग्रेजों के साथ संधि किसने किसने किया, उसकी भी ट्रिक। तो इसका ट्रिक मैंने बनाया है, पेशवा के घोसले में सिंधिया ने होल किया। पेशवा की संधि माने बसीन की संधि, तो बसीन की संधि में पेशवा ने अंग्रेजों के साथ संधि की, ठीक। घोसले माने भोसले, तो देवगांव की संधि में भोसले ने अंग्रेजों से संधि की, ठीक। सुरजी की संधि में सिंधिया ने अंग्रेजों से संधि की, और राजपुर घाट की संधि में होलकर ने अंग्रेजों से संधि की। तो ये 4 संधियां हैं, और कौन कौन करता है अंग्रेजों के साथ, ये उनका नाम है, ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको दिमाग में रखना है। कोई शॉर्टकट फार्मूला तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल लग रहा होगा आपको कि कैसे संधियों को दिमाग में रखें, अंग्रेजों ने किस किस समय किया। तो ये चीज़ें इसलिए मैंने इसको बना दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़िएगा। ये नहीं कि अब इस ट्रिक को याद करने के लिए फिर एक ट्रिक पे ट्रिक, हद है, तो ये काम मत करिएगा। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, अब पहले में भी दूसरे में भी आप गौर कर रहे होंगे तो कारण एक ही है, आपसी झगड़ा मराठों का। अच्छा, इसके बाद भी 2 युद्ध हो गए, इसके बाद भी यहाँ देखिए ना, अलग अलग लड़ रहे हैं सब, इसके बाद भी मराठों की बुद्धि खुली नहीं। तीसरे युद्ध तक भी अलग अलग लड़ते रहे, इसी कारण से मराठों साम्राज्य का पतन हो गया। तो आइए अब तीसरे युद्ध के बारे में थोड़ा समझते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। अब देखिए, इसमें लॉर्ड हेस्टिंग रहता है, जो क्या करता है, पिंडारियों के बहाने मराठों का शिकार करता है। क्या मतलब, पिंडारी कौन थे? पिंडारी, पहली बात तो पिंडारियों का समूह क्या था, पिंडारी क्या थे? पिंडारियों में कोई विशेष जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग,
कोई ऊंची क्लास, नीची क्लास, ऐसा नहीं था कोई एक था, सबका मिश्रण थे। और इनका क्या उद्देश्य था? इनका एक ही उद्देश्य था, लूटना। जिस भी युद्ध में जाना है लूट लेना, उस एरिया को लूट लेना है। तो ये क्या करते थे पिंडारी कि मराठों के साथ मिलकर लड़ते थे। कोई भी युद्ध हो, मराठों के साथ लड़ के युद्ध लड़ते थे। ठीक, अब मराठों ने इनको परमिशन भी दे रखा था कि तुम जहाँ भी युद्ध लड़ोगे, जहाँ जीतोगे, वहाँ तुम अपना जो है, जिस एरिया में हम लोग जीतेंगे वहाँ तुम अपना लूट पाट के उससे अपना तुम लोग अपना धनार्जन करना, कोई दिक्कत नहीं है। परमिशन दिए थे। तो पिंडारियों का काम था एक तरह से कहिए कि लूटना, मराठों का साथ देना और चीज़ों को लूट लेना, बस यही काम करते थे पिंडारी। तो मराठों के साथ मराठे कहीं भी जाते थे तो पिंडारियों को लेकर जाते थे। पिंडारी अपना युद्ध भी करते थे साथ में और जो भी माल पाता था लूट लेते थे। तो क्या हुआ कि जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उसमें मराठे हो गए बहुत कमज़ोर। अब जब मराठे कमज़ोर हो गए तो अब पिंडारियों को, अब मराठे कहीं इधर उधर कहीं युद्ध भी नहीं कर पा रहे थे कहीं कुछ, तो पिंडारियों को अब वो चीज़ मिल नहीं रही थी कि भाई कहीं युद्ध मिले, कहीं एक तरह से कहीं वो बेरोजगार हो गए पिंडारी। और जब बेरोजगार हो गए तो अब बेरोजगार कोई भी व्यक्ति हो जाएगा तो फिर इधर उधर आक्रमण करेगा, लूटेगा। तो कहीं निजाम पे आक्रमण कर दिए, कहीं ब्रिटिश एम्पायर पे कर दिए, तो ये सब पिंडारी करने लगे, ब्रिटिशों को लूटने लगे, कहीं तो कहीं निजाम को लूटने लगे। तो ये बात अंग्रेज़ों को पता चली। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पिंडारियों के बहाने जो मराठे बचे थे उनको भी निपटा दिया। ठीक है, पिंडारियों के बहाने कि हम लोग पिंडारियों को मारेंगे, लेकिन वो निपटा रहे थे, जो मराठा जो थोड़ा बहुत बच रहे थे उनको भी निपटा दिए। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों के बहाने मराठों का शिकार करता है। फिर आगे चल के पेशवा, जो पेशवा रहते हैं उनके साथ पूना की संधि करवाते हैं सब। अब देखिए यहाँ भी मराठे जो है एक होके नहीं लड़ रहे हैं। तीसरा युद्ध है ये, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गया, इसके बाद भी मराठों का बुद्धि नहीं खुली, आपस में ही लड़ते रहे। उसी का फ़ायदा देखो अंग्रेज़ों को फिर मिल रहा है। पूना की संधि पेशवा अलग लड़ रहे हैं, ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ हो गई, मंदसौर की संधि होलकर के साथ हो गई। ठीक, अच्छा, इन सभी लगभग मराठा पूरे एरिया को विजित कर लिए। मराठियों के पूरे एरिया को अंग्रेज़ों ने विजित कर लिया और उस पूरे एरिया को एक राज्य का नाम दिया जिसे सतारा कहते हैं। तो क्या किया, समस्त क्षेत्रों का विलय करके एक सतारा नामक राज्य का निर्माण करते हैं। कौन? अंग्रेज। मराठों के समस्त क्षेत्रों का विलय करके सतारा नाम के राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक, और शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को गद्दी पर बैठा देते हैं। अंतिम पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे, इनको पेंशन देकर कानपुर के एक बिठूर नामक जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। अब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के ही एक क्या थे, शिष्य थे, उनका नाम था नाना साहब या ढोंढू पंत। ये क्या करते हैं, नाना साहब 1857 के विरोध में विद्रोह में हिस्सा लेते हैं। नाना साहब क्यों हिस्सा लेते हैं? क्योंकि बाजीराव द्वितीय की पेंशन को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया था। अब बाजीराव द्वितीय के ही वो क्या थे, शिष्य थे नाना साहब। तो इस कारण से नाना साहब 1857 की क्रांति में हिस्सा लेते हैं। ये चीज़ मैं आपको मॉडल में बताऊंगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जैसे, अच्छा, राजधानी देखिए, अंतिम पेशवा करते हैं, ठीक है, शिफ्ट कर देते हैं बिठूर नामक। अच्छा, सतारा क्या था? सतारा मैंने बताया था कि राजा राम द्वितीय की राजधानी थी। राजा राम ने राजधानी बनाया था सतारा। तो शिवाजी ने कहाँ बनाया था? रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। राजा राम की राजधानी कहाँ थी? सतारा। और पेशवाओं का केंद्र कहाँ था? पूना। पेशवाओं का केंद्र कहाँ था? पूना में था। तो ये दिमाग में आपको रखना था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कोई विशेष नहीं है, वही है कि मराठे आपस में ही अभी उलझे हुए हैं। एक तरह से कहीं द्वितीय के बाद कमज़ोर हो गए थे मराठे। यहाँ भी एक होकर नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ भी अलग अलग लड़ रहे हैं, जिससे अंग्रेज़ों को क्या मिला। और अंग्रेज लगभग मजबूत हो चुके थे, तो उसका फ़ायदा मिला अंग्रेज़ों को। और ये स्थिति है, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है। तो ये हो गया प्रथम आंग्ल, द्वितीय आंग्ल और तृतीय आंग्ल मराठा युद्धों का विवरण, डिटेल। अब इसको आपको दिमाग में रखना है। एक बार क्या करिए, चिंतन वीडियो देखिए, चिंतन मनन करिए, फिर क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। ठीक है,
तो मराठों से संबंधित चर्चा आज यहीं पे होती है समाप्त। यानी मराठों का एक तरह से कहिए साम्राज्य ही समाप्त, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, विलय कर लिया। तो मराठों संबंधित चर्चा यहीं पे होती है समाप्त। अब एक टॉपिक बचा है 10 सिख गुरुओं के काल से, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करिए, लेक्चर देखिए, सुनिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।